गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था। आप सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ तीन स्टेट्स में हमको मिल सकता है, ठोस, द्रव या गैस, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। जैसे हम एग्जांपल लें, H2O मॉलिक्यूल जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि H2O की स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, तो एक ऑब्वियस सा आंसर आता है अक्सर मेरे सामने कि द्रव अवस्था। लेकिन एज ए साइंस स्टूडेंट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि H2O की स्टेट क्या है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन से टेम्परेचर और किस प्रेशर पर, किस ताप और दाब पर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि H2O को अगर हम से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो द्रव अवस्था में होगा। लेकिन उसी H2O को अगर हम एक वायुमंडलीय दाब पर -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लें, तो वो ठोस अवस्था में होगा। और उसी प्रेशर पर अगर हम टेम्परेचर 100 से अधिक कर दें सेल्सियस में, तो वो हमें गैसियस स्टेट में मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि ये जो तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती है, कोई सीमांकन रेखा नहीं होती है क्लियर। हम दाब और ताप में परिवर्तन करके पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में ही होगा। हर पदार्थ इन तीनों में से किसी भी स्टेट में, किसी भी अवस्था में जा सकता है। ये निर्भर करता है इस बात पर कि हम उसे कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर दे रहे हैं। तो ये तो हुई एक बात। अब क्या फ़र्क होता है, जो मूलभूत अंतर है, जो बेसिक डिफरेंस है इन तीन स्टेट्स में, वो एक बार गो थ्रू करते हैं। तो ठोस, जैसे कि आप जानते हैं कि ठोस पदार्थ में अंतर आणविक बल जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, और इस कारण इनका एक जो शेप है, जो वॉल्यूम है, वो हमेशा फिक्स रहती है, क्योंकि मूवमेंट नहीं है अणुओं का, एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो बदलता नहीं है। दूसरी तरफ दूसरी एक्सट्रीम पर है गैसियस स्टेट, जिसमें अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम होते हैं, न्यूनतम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो मिनिमम होते हैं, और अंतर आणविक दूरी अधिकतम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और इस कारण ना तो इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही कोई फिक्स शेप होती है या साइज होता है। ये सबसे सिंपल स्टेट है। तो ये दो एक्सट्रीम्स जो हैं, सॉलिड और गैसियस स्टेट, इनके बीच की जो स्टेट है वो है लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में ठोस की तुलना में आकर्षण बल कम होते हैं, गैस की तुलना में आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें, अंतराण्विक दूरी की बात करें, तो ठोस की तुलना में दूरी ज़्यादा होती है और गैस की तुलना में ये दूरी कम होती है। तो दोनों एक्सट्रीम स्टेट्स के बीच की स्टेट है लिक्विड स्टेट। इसका निश्चित आकार तो नहीं होता है, लेकिन निश्चित आयतन इसका होता है, वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहती है। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में गैसियस स्टेट की। तो गैसों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, आदर्श गैस या आइडियल गैस, और दूसरी वास्तविक गैस या रियल गैस।
अब हम आदर्श गैस किसे कहेंगे, वास्तविक गैस किसे कहेंगे? आदर्श गैस वो है जो गैस के नियमों का पालन हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर करे, जो समस्त ताप और दाब पर गैसों के नियमों का पालन करती है, वो कहलाती है आदर्श गैस। यानी the gases which follow gas laws at all temperatures and pressures are called ideal gases, and those which don't follow these laws at all temperatures and pressures are called real gases. तो वास्तविक गैसें वो हैं जो गैस नियमों का पालन समस्त ताप और दाब पर नहीं करती, और आदर्श गैस वो जो गैस के नियमों का पालन हर टेम्परेचर और प्रेशर पर करती है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं गैसों के नियमों की, वो नियम क्या है? आप सब ये पढ़कर आए हैं, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है गैसों के नियमों में बॉयल का नियम। बॉयल का नियम ये कहता है कि किसी स्थिर ताप पर एक निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। At constant temperature, the volume of a definite mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied. यानी V जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है P के, या हम इसको कह सकते हैं V into P is a constant। तो जो गुणनफल है दाब का और आयतन का वो स्थिर रहता है एक डेफिनिट टेम्परेचर पर। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे आयतन कम होता जाएगा किसी गैस का, अगर हम ताप को स्थिर रखें तो। दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम या ये-लूसा का नियम। ये कहता है कि किसी स्थिर ताप पर एक गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। At constant pressure, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। आप यहाँ नोटिस करें कि यहाँ मैंने कैपिटल T लिखा है। कैपिटल T जो है वो परम ताप को डिनोट करता है। जनरली हम स्मॉल t लेते हैं सेंटीग्रेड के लिए, और कैपिटल T लेते हैं हम एब्सोल्यूट स्केल के यानी केल्विन स्केल के लिए। यहाँ अगर हम कैपिटल T की जगह स्मॉल t लें तो ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल T के तो वो स्मॉल t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तीसरा नियम है एवोगैड्रो का नियम, जो ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें तो सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या भी बराबर होगी। यानी कैपिटल V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, जहाँ कैपिटल N जो है वो अणुओं की संख्या है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, जहाँ n मोलों की संख्या है। तो इस नियम को हम यूँ भी कह सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ जो स्मॉल n है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं n कैपिटल N अपॉन N0 से। अगर हम मॉलिक्यूल्स की संख्या को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स हमको मिल जाएंगे। N0 यानी एवोगैड्रो संख्या जो है वो आप जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर। ये मोल क्या होता है? मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें परमाणुओं अथवा अणुओं की उतनी ही संख्या होती है जितनी C12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणु की। तो ये जो तीन नियम हैं
इनको अगर हम कंबाइन करें, एक साथ इनको अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास आ जाती है आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ हमने जैसे लिखा है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक एक करके लेते हैं, एवोगैड्रो नंबर n, एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से ये होगा स्मॉल n इंटू चार्ल्स लॉ के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बॉयल नियम के हिसाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो ये आ जाएगा कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होगा, तो हमने लिखा है उस कांस्टेंट को R। तो V इज़ इक्वल टू NRT अपॉन P या PV इज़ इक्वल टू NRT। ये है आदर्श गैस समीकरण। यहाँ पर जो कैपिटल R है उसे हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। तो ये तो थे गैस के नियम। अब कुछ टर्म्स जो हम गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, उनमें पहली है मोलर आयतन या मोलर वॉल्यूम। ये क्या है? किसी निश्चित ताप व दाब पर एक मोल गैस का आयतन मोलर आयतन कहलाता है। Vm से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट अ डेफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो Vm को हमने लिखा है, ये बराबर है V अपॉन N के। तो V है एक मोल गैस का आयतन एक किसी डेफिनिट टेम्परेचर और प्रेशर पर। इसको अगर हम नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक मोल गैस का आयतन। और NTP पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, नॉर्मल कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक मोल गैस का आयतन जो है वो होता है 22.413 लीटर। और STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 बार। इस पर एक आदर्श गैस का ये एक मोल का आयतन होता है 24.789 लीटर्स। तो ये है मोलर आयतन। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? जैसे कि नाम से क्लियर है, मोलर द्रव्यमान या मोलर मास जो है वो है किसी गैस के एक मोल का द्रव्यमान, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। इसको भी हम कैपिटल M को डिवाइड करके N से हम निकाल सकते हैं। Vm और mm का रिलेशन क्या होगा? mm को अगर हम डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें Vm मिलेगा। तो ये तो थी कुछ टर्म्स। अब हम आते हैं गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर, जो कि आपके इस चैप्टर का सिलेबस के हिसाब से पहला टॉपिक है। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमने अभी नियम पढ़े, उन नियमों को डिराइव करने के लिए जो डाटा था वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया गया था। वो प्रायोगिक रूप से जो प्राप्त जो आंकड़े हैं उनके आधार पर ये नियम दिए गए थे। इन नियमों के लिए उस समय कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं दिया गया था, कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था इन नियमों के लिए। तो बाद में क्रोनिन, क्लॉजियस, क्लॉर्क और बोल्ट्जमान ने गैसों के नियमों को एक्सप्लेन करने के लिए अणुगतिक सिद्धांत विकसित किया। तो देखते हैं कि इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसके मुख्य अभिग्रहित क्या हैं।
तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या गैसों का अणुगतिक सिद्धांत ये कहता है कि जो गैस के अणु हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हैं वो, और ये बहुत सारे खाली स्थान में, बहुत सारे रिक्त स्थान में ये फैले रहते हैं। तो हर गैस जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है और ये कण अत्यधिक रिक्त स्थान में फैले रहते हैं। फिर अणुओं का वास्तविक आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये तो है इसका पहला पोस्टुलेट कि जो हर गैस जो है दैट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स which are called atoms or molecules, and these particles are dispersed in a very large volume. Actual volume of the molecules is negligible in comparison to the total volume occupied by the gas. गैस एक्चुअल वॉल्यूम हुआ जब हम गैस के अणुओं का आयतन निकालकर उनको टोटल कर लेते हैं, और कुल आयतन यानी जब जो कंटेनर है जिसमें गैस है, जिस पात्र में हमने गैस भरी है, उस पात्र का कुल आयतन क्या होगा। तो जितना आयतन गैस घेरती है उसकी तुलना में उनके अणुओं का आयतन जो है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि गैस के अणु सभी दिशाओं में निरंतर गतिमान रहते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो आपस में भी टकराएंगे और कंटेनर की वॉल्स के अगेंस्ट भी टकराते रहते हैं, और जब टकराएंगे तो उनकी डायरेक्शन, उनकी दिशा जो है वो बदलती रहती है। तो इस कारण जो है इनकी कोई एक कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं होती है, बल्कि ये अपनी दिशा लगातार बदलते रहते हैं, और सभी अणुओं के वेग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अणु बहुत धीमी गति से चलते हैं, कुछ बहुत तेज़ से, कुछ की गति बीच की होती है। तो गैस के अणु जो हैं वो उनका वेग असमान होता है। तीसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि गैस के अणु ठोस, गोलाकार तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड, स्फेरिकल एंड कंप्लीटली इलास्टिक। अब इलास्टिक होने का मतलब क्या होता है, प्रत्यास्थ होने का मतलब कि जब वो आपस में टकराएंगे या जब वो पात्र की दीवारों से टकराएंगे तो किसी भी तरह की ऊर्जा का जो लॉस है वो नहीं होगा। जिस एनर्जी से वो, जिस ऊर्जा से वो टकराएंगे उसी ऊर्जा से वो वापस लौटेंगे। तो किसी भी तरह की एनर्जी का लॉस इस कोलिजन में नहीं होगा। वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं कंप्लीटली इलास्टिक या पूर्णतः प्रत्यास्थ। नेक्स्ट पोस्टुलेट, गैस के अणुओं के मध्य या अणु और पात्र की दीवारों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। ये माना जाता है कि देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस और बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। साथ ही जो अणुओं पर गुरुत्व बल है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो भी नेग्लिजिबल होती है, उपेक्षणीय होता है। यानी अणुओं के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पर, उनकी वेलोसिटी पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वो उनकी जो वेलोसिटी है, उनका जो वेग है वो कम हो जाए। अगर ऐसा होता तो सभी धीरे धीरे गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे सेटल हो जाते, लेकिन हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता है। तो गुरुत्व बल का जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है गैसों के अणुओं के वेग पर, वो नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट, गैस का जो दाब है वो उत्पन्न होता है गैस के अणुओं के लगातार पात्र की दीवारों से
टकराने के कारण। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो लास्ट जो पॉइंट है वो ये कि गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यहाँ हमने परम ताप लिया है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नहीं। तो गतिज ऊर्जा जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी। तो ये था गैस का अणुगतिक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।